कहते हैं कि औरत का कदम अगर एक बार फिसल जाए तो फिर उसे सही रास्ते पे ला पाना इतना आसान नहीं होता है। दरअसल आज की कहानी में एक शादीशुदा महिला जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे समय गुजरता है आखिरकार समय के पहिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर वो महिला जो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की। दरअसल इसी आगरा का एक गांव आता है लखनपुरा, जो बसौनी थाना क्षेत्र में पड़ता है। और इसी लखनपुरा गांव की रहने वाली है मायाराम की 17 वर्षीय बेटी स्नेहा। बात कर रहा हूं मैं 4 जनवरी 2021 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल स्नेहा हर रोज़ की तरह अपने घर का कचरा फेंकने के लिए जब गांव से बाहर खेतों में जाती है तो देखती है कि खेतों में जो कटीली तार लगी हुई थी वहीं पे एक व्यक्ति गंभीर अवस्था में पड़ा था। स्नेहा जब उसके नज़दीक जाती है तो उस व्यक्ति को देखकर उसकी पहचान कर लेती है, जिसका नाम है अभिजीत सिंह। दरअसल अभिजीत, जिसकी उम्र है लगभग 42 साल के आसपास, जो स्नेहा के ही गाँव का रहने वाला है, पेशे से एक किसान है। अभिजीत की पत्नी का नाम है शिखा। स्नेहा जैसे ही अभिजीत को उस स्थिति में देखती है, वहां से भागते दौड़ते सबसे पहले उसके घर पे जाती है और इस बात की जानकारी अभिजीत की पत्नी शिखा को देती है और साथ ही साथ गांव के कुछ लोगों को भी बता देती है। इधर गांव के लोगों को जब मालूम चलता है, पूरे गांव में शोर शराबा हो जाता है और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ लोग जब अभिजीत को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि अभिजीत की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर के बाद अभिजीत की पत्नी शिखा भी जब वहां पे पहुंचती है और अपने पति की जब डेड बॉडी को देखती है तो उसे सीने से लगा करके दहाड़े मार करके रोने लगती है। रोते हुए लोग जब उसे देखते हैं, शिखा को साइड कराते हैं और तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अभिजीत की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि अभिजीत के गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद अभिजीत की गला दबा करके हत्या की गई है। हालांकि पुलिस घटनास्थल की मुआयना तो करती है, लेकिन वहां पे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अभिजीत की पत्नी शिखा के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस केस की जाँच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभिजीत के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुका है और उसके तीनों बेटे जो नोएडा में रह करके नौकरी करते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी जब अभिजीत के बड़े बेटे विक्रम को मालूम चलता है, वो भी अपने घर पे पहुंच जाता है और जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पिता की हत्या कौन कर सकता है। इस पे विक्रम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही गांव की रहने वाली राधा देवी और उसके देवर फौरन सिंह ने किया है। राधा, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास, जो कि एक विधवा है। हालांकि पुलिस जब विक्रम से इस हत्या की वजह जब पूछताछ करती है तो विक्रम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, हमारे परिवार का राधा के घर से दुश्मनी चल रहा था और करीब 1 साल पहले राधा मेरे पिता की हत्या करने की धमकी दी थी। विक्रम जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस विक्रम के ही तहरीर पे राधा और उसके देवर के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर पुलिस राधा और उसके देवर फौरन सिंह से पूछताछ करने के लिए इनके घर पे जाती है और फिर इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और पुलिस जब राधा और उसके देवर फौरन से अभिजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों ही पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, हमने अभिजीत की हत्या नहीं किया है। हालांकि बावजूद इसके पुलिस इनके बातों पर यकीन नहीं करती है, इनसे और भी कई तरह का सवाल करती है, जांच पड़ताल भी करती है, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर भी पुलिस इन दोनों को नहीं छोड़ती है। पर सवाल ये था कि आखिरकार अभिजीत की हत्या किया किसने था। पुलिस इतना तो मान करके चलती है कि अभिजीत की हत्या जिसने भी किया होगा या तो वो उसका करीबी होगा या फिर उसके गाँव का ही कोई होगा, क्योंकि अभिजीत की डेड बॉडी जो उसके गाँव के बाहर खेत से बरामद हुई थी। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है।
और जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 7 जनवरी 2021 को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूं कि अभिजीत की हत्या किसने किया है, लेकिन एक बात पता चली है कि अभिजीत की पत्नी शिखा जो है, दरअसल शिखा अभिजीत की पहली नहीं दूसरी पत्नी है। और गांव वालों से ये भी मालूम चला है कि पिछले कई महीनों से अभिजीत की पत्नी और अभिजीत के बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था। हो सके तो आप इस एंगल में जांच पड़ताल कीजिए, शायद आपको कुछ हासिल हो सके। खबरी ये बातें बताकर वहां से तो चला आता है, लेकिन उसके बाद से पुलिस अब अभिजीत की पत्नी शिखा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए शिखा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे शिखा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल उस कॉल डिटेल में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस रात अभिजीत की हत्या की गई थी, शिखा उस नंबर पे कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ऋषिकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऋषिकेश जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो दिल्ली शहर में रह करके कैब चलाने का काम करता है। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर 7 जनवरी 2021 को ही अभिजीत के घर पर जाती है और उसकी पत्नी शिखा को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब शिखा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उससे उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो शिखा भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं अपने ही पति की हत्या क्यों करूंगी। लेकिन शिखा जब अपनी सच्चाई नहीं कबूल करती है तो आखिरकार पुलिस अब शिखा के सामने उसके मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स खोल करके रख देती है। और पूरी डिटेल्स जब खोल करके रखती है तो आखिरकार अब शिखा के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और वो मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन शिखा जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई एकदम से हैरान रह जाता है। दरअसल शिखा, जो कि मूल रूप से कानपुर देहात शहर की रहने वाली है, साल 2002 में शिखा की शादी औरैया जिला के रहने वाला प्रमोद विश्वकर्मा से होती है। प्रमोद जो पंजाब में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। प्रमोद शिखा से शादी कर जब अपने घर लेकर के आता है, उसकी हर ज़रूरतों को पूरी करता है और फिर पति और पत्नी बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार शिखा 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। दरअसल साल 2010 में एक दिन शिखा जब अपने पति के नंबर पर कॉल करती है, एक नंबर गलत उसमें डायल हो जाता है और गलती से वो नंबर अभिजीत के मोबाइल पर आ जाता है। हालांकि अभिजीत की आवाज़ जैसे ही शिखा सुनती है वो समझ जाती है कि गलत नंबर लग चुका है। शिखा तुरंत ही फ़ोन रख देती है, लेकिन इधर अभिजीत जो कि वो कॉल रिटर्न कर देता है और शिखा से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि आपने मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं। शिखा अभिजीत को बताते हुए कहती है कि दरअसल मैं औरैया ज़िले से बोल रही हूँ, मैं अपने पति के नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से आपके नंबर पर कॉल चला गया। मेरे पति जो कि पंजाब शहर में रह करके नौकरी करते हैं और मैं अपने बच्चों के साथ गांव में अकेले रहती हूं। इस पे अभिजीत भी शिखा को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी की मौत हुए लगभग 5 साल हो चुका है। मेरे भी 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 3 बेटे। दोनों बच्चियों की शादी कर चुका और तीनों बच्चे जो कि नोएडा शहर में नौकरी करते हैं और मैं घर पर खेती किसानी का काम करता हूँ और मैं भी अकेले ही रहता हूँ। हालांकि अभिजीत जब पहली बार शिखा से फ़ोन पे बातचीत करता है तो इतने बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि कहीं ना कहीं शिखा को भी अभिजीत की बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद से हर 2-4 दिन के बाद अक्सर फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और आखिरकार बातचीत करते करते वो भी समय आता है जब अभिजीत और शिखा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से अभिजीत और शिखा दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल शिखा का जब अभिजीत के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी शिखा के पति प्रमोद को कभी मालूम ही नहीं चलता है। और जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार साल 2011 में शिखा अपने पति को बिना कुछ बताए ही अपने बच्चों को छोड़ करके अकेले अभिजीत के पास चली जाती है। उसके बाद से अभिजीत शिखा को ले जा करके कोर्ट मैरिज कर लेता है और फिर उसे पत्नी बनाकर अपने पास रख लेता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, 1 साल के बाद शिखा फिर से एक और बेटी को जन्म देती है। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे समय गुजरता है, कहीं ना कहीं अभिजीत का भी अपनी पत्नी से मन भर जाता है। दरअसल अभिजीत के ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है करण सिंह। दरअसल करण
जो अभिजीत का जिगरी दोस्त है। करण की ही पत्नी का नाम है राधा देवी। दरअसल इधर अभिजीत जब शिखा से शादी कर लेता है, उसके कुछ ही महीने के बाद अभिजीत के दोस्त करण की मौत हो जाती है। हालांकि जब उसके दोस्त की मौत हो जाती है, उसके बाद से अभिजीत अक्सर करण के घर पे जाता है और उसकी पत्नी राधा की हर तरह से मदद भी करता है। लेकिन राधा की मदद करते करते अभिजीत और राधा दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। और आखिरकार अभिजीत का अब राधा के साथ में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन अभिजीत का जब राधा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अभिजीत की दूसरी पत्नी यानी शिखा को मालूम चल जाता है। और शिखा जब इसका विरोध करती है, अपने पति को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, तो अभिजीत भी सही रास्ते पर आने के बजाय अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन वो राधा से मिलना बंद नहीं करता है, जिस वजह से आए दिन अब अभिजीत और उसकी पत्नी शिखा के बीच राधा को लेकर के हर रोज़ झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार शिखा भी अपने पति से दूर होते चली जाती है, जिसकी वजह से शिखा का भी अपने ही पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम है ऋषिकेश। दरअसल ऋषिकेश जो कि दिल्ली शहर में रहकर के ड्राइवरी का काम करता है, ठीक ठाक पैसा कमाता है। शिखा का जब ऋषि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से ऋषिकेश भी अब शिखा के हर तरीके से ख्याल रखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि शिखा का जब ऋषि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी शिखा के पति अभिजीत को नहीं मालूम चलता है। हालांकि समय बेहतर तरीके से तो गुजर रहा होता है, लेकिन इधर अभिजीत का जब उसके दोस्त की पत्नी राधा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, इसको लेकर के उसकी पत्नी शिखा अक्सर उससे झगड़े तकरार करती थी, जिस वजह से आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर के अभिजीत भी अपनी पत्नी की पिटाई कर दे रहा था। और जब जब अपनी पत्नी की पिटाई करता था, शिखा ऋषि के नंबर पर कॉल करती थी और उसे सारी बात बताती थी। हालांकि एक दिन अभिजीत जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, शिखा जब ऋषिकेश के नंबर पर कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है, तो ऋषिकेश भी उसे सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कहो तो मैं तुम्हें दिल्ली लेकर के आ जाता हूँ और फिर तुम मेरे ही पास रहना। लेकिन शिखा ऋषिकेश को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ तो जाऊँगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरे पति को मार दो, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगा तो मुझे ढूंढ करके मार देगा। शिखा जब अपने ही पति को मारने के लिए ऋषि से कहती है, ऋषि भी मजबूर होकर के उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ऋषिकेश अभिजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और साथ ही साथ अपने इस प्लान में खुद अपने एक मौसेरे भाई सुशील को शामिल कर लेता है, जो खोडन गांव का रहने वाला है। दरअसल सुशील से जब अभिजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, सुशील इसके लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में ऋषि से वो 50,000 रुपयों का डिमांड करता है। और ऋषि जब ये सारी बातें शिखा को बताता है, तो शिखा कहती है कि ठीक है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं अपनी सारी जेवर बेच देती हूँ और बेचकर तुम्हें पैसे दे देती हूँ। और आखिरकार शिखा अपने पति को बिना कुछ बताए ही अपने तमाम जेवर को बेच देती है और 50,000 रुपये लेकर के ऋषि को दे देती है। इधर ऋषि को जैसे ही पैसा मिल जाता है, उसके बाद से 2 जनवरी 2021 को दिल्ली से चल करके अपने गांव में आता है और 3 जनवरी को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास जब अपने गांव में पहुंचता है, तो सुशील को लेकर के सीधे अभिजीत के घर पे चला जाता है और जा कर के कहता है कि मैं मात्र 1 दिन के लिए आया हूं, अपने दोस्त के साथ शराब पीने जा रहा हूं, अगर चलना चाहते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। ऋषि जब अभिजीत से शराब पीने के लिए कहता है, अभिजीत भी शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है और करीब 1:30 बजे के आसपास ऋषि अभिजीत को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उसे घर से लेके निकल जाता है, मार्केट में जाता है। देर शाम तक तीनों एक साथ बैठ कर के शराब पीते हैं, लेकिन ऋषिकेश अपने प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में अभिजीत को शराब पिलाता है। और अभिजीत भी जब काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है, उसके बाद से वो नशे में चूर हो जाता है। रात्रि के जब 9 बजता है, रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास ऋषिकेश आगे वाली सीट पे बगल में ही अभिजीत को बिठा लेता है और अपने मौसेरे भाई सुशील को पीछे बिठा देता है और फिर उसे लेकर के गांव के लिए रवाना हो जाता है। चूँकि ठंड का मौसम होता है, रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास पूरा इलाका ही शांत हो चुका था। जैसे ही गाड़ी को लेकर के अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है, गांव से बाहर ही गाड़ी को रोक देता है। चूँकि इधर अभिजीत जो कि नशे में काफ़ी चूर हो चुका था, नशे की हालत में अगली सीट पर बैठा हुआ था। मौका देख करके ऋषिकेश सुशील के माध्यम से
अभिजीत के गले में एक गमछा लपेट करके दोनों दो तरफ से खींच देते हैं और तब तक जोर से खींचते हैं जब तक अभिजीत की सांसें नहीं रुक जाती है। अभिजीत की जब मौत हो जाती है उसके बाद से गाड़ी के अंदर ही उसकी डेड बॉडी को लेकर के गांव के नज़दीक जाता है और गांव के बाहर ही गाड़ी को खड़ी कर देता है और सुशील को गाड़ी में ही बिठाकर वो सीधे रात्रि के वक्त शिखा के घर पे जाता है और ये खुशखबरी शिखा को देता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि बताओ डेड बॉडी को कहाँ पे ठिकाने लगाना है। दरअसल ऋषि शिखा से कहता है कि अगर तुम कहो तो अभिजीत की डेड बॉडी को ले जा करके मैं गंगा नहर में फेंक देता हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। लेकिन शिखा उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं, उसकी डेड बॉडी को लेकर के गांव की जो राधा है, राधा के घर के पीछे लेकर के फेंक दो ताकि सबको लगे कि शायद अभिजीत की हत्या राधा ने ही की है। इससे वो हमारे रास्ता का रोड़ा भी हट जाएगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमारी बदला भी पूरी हो जाएगी। शिखा जब ये पूरी प्लान बना देती है उसके बाद से इसी खुशी के मौके पर शिखा ऋषि को लेकर के कमरे में जाती है और इस खुशी पे दोनों इंजॉय भी करते हैं। और जब दोनों की अपनी तमन्नाएं पूरी हो जाती है उसके बाद से ऋषि फिर से वापस अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी के अंदर से अभिजीत की डेड बॉडी निकाल करके ये दोनों लेकर के राधा के घर के पीछे जाते हैं और घर के पीछे जो कंटीली तार होती है उसी तार के पास अभिजीत की डेड बॉडी फेंकने के बाद वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ऋषिकेश जब वहाँ से अपने घर जाता है तो अभिजीत का मोबाइल भी अपने साथ लेकर के जाता है और साथ ही साथ उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है। वाकई में शिखा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस शिखा के तहरीर पर उसके प्रेमी ऋषिकेश और उसके मौसेरा भाई सुशील इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन सबको अदालत में पेश करती है जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से पुलिस राधा और उसके देवर फौरन सिंह इन दोनों को छोड़ देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।